रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग खोल दीजिए। चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसको कहाँ गया। हम्म, चलो, अब अगर मैं वृष राशि की बात हो गया आपका, राशियां हो गई आपकी। हाँ, मैं वृष राशि की बात कर रहा था मैं, कि वृष राशि से क्वालिटी आपको दिखनी होगी कुछ, तो वो क्वालिटी क्या है आपकी, कि आंखें सुंदर होंगी, जातक जल्दी किसी पे भरोसा कर लेता है, और तुरंत मिजाजी टाइप होगा, मतलब तुरंत कुछ कर रहा है, कहते हैं छन्नी रुष्टा छन्नी टुष्टा टाइप, मतलब तुरंत खुश भी हो जाएगा, तुरंत मतलब गुस्सा भी हो जाएगा, तो इस टाइप का हो गया। जल्दी किसी को माफ कर देना, और बिना सोचे समझे तुरंत बोल देना, ये इस टाइप की क्वालिटी होती है वृष राशि वालों को। अगर अब मिथुन राशि का देखोगे आप, तो मिथुन राशि वाले क्या, तो घुंघराले बाल वाले होते हैं आपके, ठीक है। नकल उतारने में माहिर होंगे ऐसे जातक, और कभी कभी थोड़े से शर्मीले टाइप भी होते हैं ये जातक, जो मिथुन राशि वाले होंगे। क्योंकि देखो, आप बुध की क्वालिटी अगर पता हो आपको, तो बुध क्या है, राजकुमार है, ठीक है। तो राजकुमार है, तो राजकुमार कितने एज के होते हैं, 17-18 साल के, 16-17 साल के। तो उनको क्या है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत नहीं है, तो अपने मन मर्जी टाइप की, चलो कभी आज कुछ कर लिया, कल कुछ कर लिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं। जिम्मेदारी आती तभी तो थोड़ा सा आदमी में सीरियसनेस आती है, समझदारी आती है, जिम्मेदारी लेता है। लेकिन राजकुमार का जो नेचर होता है ना, वैसे ही आप समझ के रखो कि मिथुन राशि वाले वैसे ही होंगे जनरली। उसके अलावा जो उनकी जो बाह होती है ना, वो पतली सी होगी बाह, उसके आपको सॉफ्ट स्पोकन होते हैं ऐसे लोग। जो बुद्ध का बेसिकली आप नेचर समझ के रखो, वो मिथुन राशि में पूरा उसको आपको दिखेगा। क्योंकि अब सेकंड हाउस में अगर राशि आ जाता है ये, आपका अगर उसका राशि सेकंड हाउस में आ जाती है, तो ये ऐसे सॉफ्ट स्पोकन ऐसे जातक होंगे, मतलब मिथुन राशि सेकंड हाउस में आ जाए तो सॉफ्ट स्पोकन जातक होंगे ऐसे। अच्छा, पद लग्न या कारकांश लग्न से भी सेकंड हाउस में अगर आ जाए, तो भी सॉफ्ट स्पोकन होंगे कि मैं बताऊंगा कारकांश लग्न कैसे निकालते हैं, तो उसके आधार पे आप बता सकते हो कि अगर कारकांश लग्न है, कारकांश लग्न से सेकंड हाउस में जाएगा आपका मिथुन राशि, तो सॉफ्ट स्पोकन होंगे, नकल उतारने में माहिर होंगे आपके, मिलनसार तो होते ही हैं, और इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध को इंटेलिजेंस से भी देखा जाता है उसको। उसके अलावा अब कर्क राशि का देखूं मैं, तो कर्क राशि वाले क्या होंगे, बहुत इमोशनल होते हैं। अब देखो, जितने जलचर राशियां होती है ना, वो इमोशनल होती हैं, और जो पृथ्वी तत्व वाली राशि होगी, वो बहुत गंभीर, धीर गंभीर टाइप होते हैं, जमीन से जुड़े हुए वाले टाइप होंगे, जो मतलब एक बार सोच लिया ना कि जैसे बोलना है तो बस जो बोल दिया बस उस पर अडिग रहते हैं, उस टाइप के नेचर वाले पृथ्वी तत्वीय राशि वाले होंगे। लेकिन जल तत्वीय राशि वाले क्या होंगे, जहां जैसा देखा उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वैसा नेचर होगा आपका कर्क राशि वालों का, इमोशनल होते हैं, तुरंत किसी की भावना में बह जाएंगे। और जब भी इस राशि की दशा चलती है, और जब भी आत्मकारक यदि कर्क हो, इमोशनल होगा और दूसरे को हेल्प करने वाला होगा, पैसा बहुत होता है, और बिजनेस भी अच्छा हो जाता है, अगर कर्क राशि की दशा है और आत्म कारक से संबंध बन रहा है तो। सिंह राशि की बात करें हम लोग, तो ये ऐसे जातक अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में उनकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आर्गुमेंट करने वाले होंगे वो, थोड़ा सा घमंडी टाइप नेचर हो जाता है उनका, जो कि थोड़ा रौबदार होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा घमंड में आ जाता है। उसके अलावा अगर किसी जातक से आप सिंह राशि वाला जातक से मिलोगे, तो ये क्या किसी से मिलना नहीं चाहते, मतलब ज्यादा किसी की सुनना नहीं पसंद करेंगे ये। एक बार सोचे कि जो मैंने बोल दिया बस वही हो, उसी के हिसाब से काम हो। वो ज्यादा नहीं कि आप अगर सोचा कि आप चलो मैं सिंह राशि वाले को कुछ बताऊंगा, वो एक्सेप्ट करेगा मेरा, वो मतलब ही नहीं उसको। वो अपने मन मर्जी करेगा, नहीं आप, मैंने बोल दिया है कि 10 बजे से होना है, तो 10 बजे से चीजें होंगी। नहीं, मैंने बोल दिया है कि ये चेयर यहाँ पे रखा हो तो यहीं पे रखा हो, क्यों आपने वहां हटा दिया। तो ये नेचर होगा सिंह राशि वालों का। तो वैसी सारी चीजें हैं। और जब तक इसकी दशा चलती है, तो बिकॉज ये लग्न बन जाता है, तो उस दशा में आपको ना हमेशा इधर तो घूमना ज्यादा पड़ेगा। सिंह राशि देखो, सिंह राशि, सिंह को का नेचर आप देखोगे तो हमेशा कैसे ये बिल्कुल अपने मस्त होके घूमते रहता है वो। तो वैसे जातक जिसकी दशा चल रही, हम जैमिनी में क्या करते हैं कि जहाँ जिसकी दशा चल रही, तो उसको हम लग्न बना लेते हैं, और लग्न के आधार पे हम चीजों को देखते हैं कि बाकी चीजें कहाँ पे प्लेस्ड हैं। ये बेसिक इसका रूल है जैमिनी का। तो इससे चीज आपको कई सारे होता है कि आप लग्न उसको नहीं बनाओगे तो चीजें कई दफा नहीं दिख रही होती, लेकिन अब जैसे एक्सपर्ट हो जाओगे, लगातार आप यूज कर रहे होगे, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। बट स्टार्टिंग में तो जरूर करना है आपको, चाहे आप दशा देख रहे हो या अंतर दशा देख रहे हो, उसको आपको लग्न जरूर बना के देखना है। और अगर सिंह राशि की दशा है, और
D1 और D9 में मतलब बैठा हुआ है लग्न में, तो ऐसे जातक है ना बाल बहुत कम होते हैं, या बेसिकली बोल सकते हो कि गंजा टाइप का होगा वो, ब्लेंड वाले जो होते हैं ना बाल जैसे सर किन का उड़ जाता है, तो उस टाइप के लोग होते हैं सिंह राशि वाले। जी जी जी। अच्छा, एक और मैं बता दूं, पराशरी का भी रूल है, किसी को देखोगे लग्न में सूर्य बैठा होगा ना, तो सूर्य से आप बोल सकते हो कि आपके सर पे, पूछ सकते हो कि आपके सर पे बाल कम है क्या आपके। ये पता क्यों होता है? जी, सूर्य लगने कैसे वालों के तो लग्न में होता है किसी का इसमें? सूर्य हो तो बाल कम होगा, क्यों? इसमें बेसिकली बताइए कहानी एक सर। है छाया की। छाया को सूर्य ने बाल पकड़ के घसीटते हुए लाया था, तो इसलिए श्रापित हो गया था कि जैसे भी जिसके भी लग्न में सूर्य होगा ना, तो उसके बाल कम होते हैं, इस वजह से होता है ये। खैर, चलिए। कन्या राशि की बात करूं तो ये क्या होगा, आपका सीधा साधा व्यक्ति होगा, और एबिलिटी बहुत होती है उसमें, बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, रूल रेगुलेशन के साथ काम करने वाला होता है, जो कन्या लग्न वाले होंगे, ठीक है। तुला लग्न वाले क्या होंगे, तो वो बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाले होते हैं ऐसे। तुला लग्न को आप 10 लोगों को खड़ा करोगे ना, तो तुला लग्न वाले लोगों को आप अलग से पहचान लोगे आप। चेहरे पर थोड़ा डिफरेंट ओज होगा, एक मतलब बदन शरारा टाइप बदन होगा, मतलब आंखें बड़ी बड़ी होंगी, वैसे आप देखते ही पहचान लो, लग जाएगा आपको कि नहीं ये तो अलग कोई किसी और लगने वाला है, मतलब तुला लगने वाला है। तो ऐसे पहचान सकते हो तुला लगन वालों को आप। तो ये क्या करते, तुला लगन में तर्क करने में माहिर होते हैं, और निष्पक्ष आपको वो देंगे। जो अगर आपने किसी कर क्या बोलते हैं, तुला लगन वाले से पूछा कि बताओ इसमें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सा ठीक है नहीं है, तो निष्पक्ष तरीके से बताएंगे बिल्कुल। इसीलिए जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि तुला लग्न वाले व्यक्ति ज्यादातर आपको, कोर्ट कचहरी वाले जज व जो बैरिस्टर हो सब होते हैं, वो सब तुला लग्न वाले आपको ज्यादा दिखेंगे, इंटेलेक्चुअल लोग ज्यादा दिखते हैं तुला लग्न वाले। तो इसलिए बेसिक नेचर है तुला लग्न का। अब अगर वृश्चिक लग्न देखूं मैं, यदि आत्मकारक किसी का वृश्चिक लग्न हो गया है, तो आंखें थोड़ी उनकी बड़ी बड़ी होती हैं, और इस राशि में हेल्थ इश्यू जरूर आएंगे, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है इनका। जो वृश्चिक लग्न वाले होंगे, वृश्चिक राशि जिनके लग्न में होगा, तो मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा बिजनेसमैन वाले भी होते हैं। इसमें जेमिनी का रूल भी है कि अगर वृश्चिक लग्न है और उसमें केतु बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अब जब रूल, हम लोग रूल की बात करेंगे सर। इसमें जेमिनी में, तो वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वैसे भी याद आ गया तो बता दी मैंने, ठीक है। उसके अलावा अगर उसको धनु जी राशि की बात करें हम, तो ये आर्मी मैन टाइप होते हैं धनु राशि। देखा आपने जैसे जो फीचर बताया था मैं, तो ये क्या है, युद्ध स्थान को रिप्रेजेंट करता है धनु राशि। तो ये क्या है आपका कि आर्मी मैन टाइप जी होगा चेहरा, जो थोड़ा लंबा होगा चेहरा आपका, लंबी गर्दन होगी, बड़े कान होंगे, बड़ी नाक होगी, और शरीर गठीला टाइप होगा। जैसे यहाँ भी आप देखोगे पिक्चर में, तो कैसे शरीर, घोड़े के शरीर को कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल उसका गठीला बदन घोड़े का होता है। तो उसी टाइप का यहाँ पे भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, धनु लगने के लिए। हृष्ट पुष्ट शरीर वाला होगा, और आवाज उसकी थोड़ी ऊंची होती है, और ट्रेवलिंग नेचर का होगा। कभी भी आप देखोगे वो एक स्थान पे बैठेगा नहीं, हमेशा कहीं कहीं घूमते रहेगा, कुछ कभी इस तरफ जा रहा है, कभी किसी दूसरे प्रदेश जा रहा है, तो उसका घूमने का नेचुरल नेचर होगा उसका, ठीक है। वैसे भी देखो, अगर काल पुरुष में भी देखो, तो नाइन्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है धनु। तो नाइन्थ हाउस क्या है, हमारे धर्म धार्मिक जो तीर्थ स्थान होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर धनु राशि की दशा चल रही है, तो घूमने का, ट्रैवलिंग का शौक उस समय उस दशा में ऑटोमेटिकली, देखो बेसिकली होता क्या है ना, कि जैसे किसी राशि की दशा चल रही है, तो जो फीचर होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगे। आप चाहोगे ना कि मतलब, अब जैसे धनु राशि की दशा है, तो अगर गुरु वाली जो क्वालिटी होती है, ऑटोमेटिकली आप हो सकता है उस दशा के दौरान किसी को पढ़ाने लग जाओ आप, या कुछ पूजा पाठ में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको दिख रही होंगी। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभाव राशि का पड़ता है। जिस, या अगर आप पराशरी से देखोगे, तो जिस ग्रह की दशा हो रही होती है, उस ग्रह से रिलेटेड जो कारकत्व होंगे, वैसी ही सोच होगी आपकी पूरे दशा, अंतर दशा के दौरान। जो मतलब नॉर्मल जो नेचर रहेगा, वो तो महादशा का इफेक्ट रहेगा। बाकी जो छोटे मोटे जो प्रभाव रहेंगे, वो कहीं ना कहीं महादशा के प्रभाव के अधीन ही अंतर्दशा का प्रभाव आएगा। तो वैसे यहाँ पे भी आपको जो राशि दशा चलती है, उस राशि दशा का पूरा प्रभाव दिखेगा। जैसे राहु को बोलते हैं ये जंगल जंगल घुमाता है, ठीक है। अब देखोगे तो राहु, मेरे खुद की नौकरी में ना, जब जब तक राहु की दशा चल रही है, मैं जंगल जंगल घूम रहा हूँ। तो ऐसे इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है ग्रह का और राशियों का, कि आपको लाइफ में दिखेगा, चीजें दिखेंगी उसकी। मंगल का दशा, मंगल की दशा आ रही है, चाहे मंगल कहीं भी बैठा हो, किसी की कुंडली में कहीं बैठा हो, तो उस समय थोड़ा सा आपका नेचर उस पूरे दशा के दौरान थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर हो ही जाएगा। आप भले ही कितने सॉफ्ट होगे,
तो छोटा-मोटा कुछ ना कुछ छोटे-मोटे कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि आप में थोड़ा-सा वो मतलब एग्रेसिवनेस, जल्दी-जल्दी काम करने की चीज़ें, वो सब चीज़ें होंगी आपको। जो बेसिक नेचर है वो आपको ग्रह के कारक हो, तो आपको उस दशा के दौरान, चाहे राशि हो, राशि की दशा देख रहे हो आप, चाहे ग्रह की दशा देख रहे हो, वो आपको कारकत्व उस दशा के दौरान दिखते ही दिखते हैं। अब कुंभ राशि की बात करें हम लोग, तो कुंभ राशि वाले क्या करते हैं, देखने में सुंदर होंगे, प्रतिभावान होंगे, बाल काले होंगे। क्यों? बिकॉज़ सैटर्न बाल को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से सैटर्न की वजह से इसको बताते हैं कुंभ राशि वालों के लग्न में अगर कुंभ बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक के बाल काले होते हैं। इसमें पूजा पाठ ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, और लग्न में कुंभ होता है तो मन की बातें किसी को बताते नहीं। कुंभ को, घड़े को देखो, अपने अंदर कुछ चीज़ों को समाहित कर लेता है, छिपा लेता है चीज़ों को। इसलिए कुंभ राशि वाले जो होंगे वो चीज़ों को दिखाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या अपने बारे में ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते। अगर उसमें एक वर्ड बोले इंग्लिश में हो तो इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। जैसे कई लोग होंगे ना कि जो आपसे बात कर लेंगे, आप भले कुछ सब चीज़ें बता रहे हो लेकिन सामने बिल्कुल धीर गंभीर होगा, चुपचाप सुनते रहेगा, एक्सेप्टेबल मोड में ज़्यादा होगा वो, अपने बारे में ज़्यादा बताना पसंद नहीं करेगा। तो ये कुंभ राशि वालों का बेसिक क्वालिटी होती है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि मीन राशि वालों का जो नेचर होगा, चूंकि ड्यूल राशि है, बिल्कुल इनका चेहरा चमकता हुआ चेहरा होता है, ओजस्वी स्वभाव वाला होगा, और अगर आत्मकारक यदि मीन राशि में है तो वाइफ बहुत प्यार करेगी उसको। उसके अलावा रिजर्व नेचर का होगा ऐसा जातक, और एजुकेटेड और विद्वान होता है। सारी दशा होगी क्या? मकर राशि, मकर छूट गया है ना, हाँ, ओके। मकर राशि वालों का जी क्या है, जी आपके जी, बहुत मकर छूट सोच गया। हाँ बहुत सोच समझ के, समझ बूझ के किसी भी काम को करने वाला होता है ये। तो ये बेसिक जो नेचर आपके हैं, हमारे जो राशि से रिलेटेड चीजें हैं, उसके बारे में आपका। अच्छा, अब हम एक बार जो स्थिर कारक है वो थोड़ा सा आप देख लो, ये हालांकि पीडीएफ में दे दूंगा आपको, ये वाला भेजूंगा। तो और ये पीडीएफ जैसा अभी अच्छा। भेजूंगा मैं ना, जी। तो इसमें बीच बीच में फिर जो अपग्रेड करता जाऊंगा वो भी मैं आपको भेजता जाऊंगा। अभी आज मैं अभी इंग्लिश में दे देता हूँ आपको, सुबह में देखूंगा मैं ना, सुबह में आफ्टरनून तक मैं कल आपको हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करके दे दूंगा मैं, ठीक है। तो जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। अब स्थिर कारक का क्या होगा ना, कि स्थिर कारक आप नॉर्मल देखो, जो कहते हैं कि सूर्य और गुरु में जो सबसे ज्यादा बलवान होता है, उसको हम फादर के रूप में देखते हैं। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होंगे चंद्रमा और उसमें क्या बोलते हैं, वीनस में, मतलब शुक्र में, वो रिप्रेजेंट करता है मदर को। मंगल आपके ब्रदर को, सिस्टर को, और ब्रदर इन लॉ जो होंगे ना आप उसको रिप्रेजेंट करता है मंगल। उसके बाद आप मरकरी की बात करें हम, तो मरकरी आपके जो अंकल होंगे, आपके आंटी होंगे, बुआ, और जितने जो बहन वाले, बहन बुए वाले जो भी रिलेशन होते हैं, वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है। ये फिक्स जो स्थिर, जो पराशरी में जो कारक की बात हम कर रहे हैं, वो स्थिर कारक को उसको बोलते हैं। और इसमें अगर जैमिनी में हम बात करेंगे, तो जैमिनी में हम चर कारक को लेते हैं। जैसे डिग्री के हिसाब से जो हमने पीछे मैंने चर्चा की थी, जी क्या बोलते हैं, इस जो आत्म कारक अमात्य कारक की बात मैंने करी थी, तो वो चर कारक सारे होते हैं। ये स्थिर कारक है, इसलिए कि जब आप प्रिडिक्शन दोगे तो थोड़ा सा एक दिमाग के किसी कोने में स्थिर कारक को भी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, कि कौन कौन से स्थिर कारक होते हैं। ज्यादा हमारा फोकस चर कारक पे हो, चूंकि जेमिनी हम देख रहे हैं तो चर कारक पे ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो जुपिटर होगा वो आपके दादाजी को जी रिप्रेजेंट सर। करेगा, आपके गुरु को रिप्रेजेंट करेगा। वीनस हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता सर है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा सर। स्क्रीन तो स्टॉप, तो शेयरिंग हो रहा है मेरे ख्याल से। अभी दिख रहा है आपको? मुझे शो नहीं हो रहा। नहीं सर, एक मिनट में दोबारा देखता हूँ। शो नहीं हो रहा। हाँ जी, स्क्रीन आ गया। अभी दिख रहा है? नहीं सर। स्क्रीन, स्क्रीन तो अभी दिख ही रहा है अभी। ओ, हाँ, अभी अभी देखा, अभी दिखने देखा। लगा। तो नहीं, स्क्रीन तब भी दिख रहा था क्योंकि शेयर जी किया था मैंने। अभी देखा। शायद हो सकता है इंटरनेट उधर स्लो हो गया हो, खैर। अच्छा अच्छा। चलिए, तो गुरु को हम हाँ दादाजी को रिप्रेजेंट देखने के लिए स्थिर कारक में गुरु को लेते हैं, जुपिटर को। और प्लस आपको फादर फिगर जो भी आपके होते हैं उसको भी हम गुरु से देख सकते हैं। और गुरु रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको हम गुरु ग्रह से ही देखते हैं। हस्बैंड का आप वीनस से देख सकते हो, सैटर्न हो गया आपको सन से रिलेटेड होता है। और राहु दादा और नाना दोनों को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में केतु से भी हम दादा नाना दोनों को देखते हैं। तो ये आपके स्थिर कारक हो गए। अच्छा,
अब अगर मैं बात करूं तो जो कारक है, अब देखो, जो उस समय आप बता रहे थे ना कि उस समय जो आप बता रहे थे ना कि कारक के बारे में बता दिएगा, तो यही अब सारे कारक आपको मैं स्पेशली बताऊंगा मैं। जी। सारे कारक आपको बताऊंगा मैं कि हर एक कारक की क्या क्या मतलब बेसिक चीजें हैं, किस किस हाउस को रिप्रेजेंट करता है ये। और अब जैसे आप देखोगे, ऑलवेज यूज बोथ स्थिर एंड चर कारक साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ आपको दोनों कारकों को यूज करना है, चर कारक को भी, स्थिर कारक को भी। जैसे मान लो कि पुत्र कारक यहाँ पे बात करेंगे पुत्र के लिए, तो आपको पुत्र कारक को भी देखना है और गुरु का भी प्लेसमेंट एक बार आपको देख लेना है। उसके अलावा स्थिर कारक ऑफ भाव जुपिटर, जैसे स्थिर कारक जो उस भाव का स्थिर कारक है, जैसे जुपिटर की मैं बात कर रहा था मैं, पंचम पंचमेश की हम बात करेंगे तो वहां पे जो स्थिर कारक आएगा आपका जुपिटर होगा। अब 2, 5, 9, 11 प्रोजनी से रिलेटेड जो भी चीज होंगी आपकी, वो जुपिटर से दिखाएगा। उसके वाला, अगर फादर की बात करें तो फादर के लिए फर्स्ट हाउस देखेंगे आपको, और सन को देखेंगे। मार्स से बात करें तो मार्स आपको सिक्स हाउस और थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, और यंगर जो सिबलिंग, जो आपके भाई बहन जो छोटे वाले होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है मंगल। मून की बात करें तो फोर्थ हाउस होगा और मदर होगा। सैटर्न की बात करें तो एट्थ और ट्वेल्व को सैटर्न रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, उसके बाद आपका जो वीनस होगा वो मैरिज को रिप्रेजेंट करेगा और सेवेंथ हाउस को। मरकरी आपका टेंथ हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो आपके कजन होंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको हम मरकरी से देखते हैं, इसलिए उसको बताया जा रहा है। अब हम आते हैं आत्मकारक के बारे में। आत्मकारक कौन सा है बताइए मुझे। जैसे अपना भारत जो हो गया कि इसमें हमने देखे थे शुक्र को देखे, जुपिटर को देखे थे सर। मैंने आत्मकारक होता कौन सा है? जो हाईएस्ट डिग्री है। हाँ बिल्कुल, जो हाँ सबसे ज्यादा डिग्री वाला होगा वो आत्मकारक होगा। जैसे अभी हमने जो कुंडली मैंने एग्जांपल लगाया था उसमें कौन सा जुपिटर सबसे ज्यादा आत्मकारक वाला था, सबसे ज्यादा ग्रह वाला था, तो उसको मैंने जुपिटर ही था ना, जो एग्जांपल अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया। हाँ, जुपिटर ही आपका आत्मकारक यहाँ पे था। तो अब आत्मकारक की मैं बात करूंगा तो आपको बस ये समझना है कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला होगा वो आत्मकारक होगा आपका। अब देखो, आत्मकारक का लिखते भी जाना कि आप कहाँ कहाँ कब कब यूज करते हैं इसको। तो आत्मकारक आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लग्न से जो जो चीजें देखते हैं, लगभग उन सारी चीजों को हम आत्मकारक से देख सकते हैं कुंडली में। अच्छा, इसके बाद द सोल इज इंपॉर्टेंट फीचर इन वंस लाइफ, इट इंडिकेट द इंडिविजुअल्स कंसर्न, इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस एंड लग्न। आपके जो आप अंदर से कैसा सोचते हो उसके बारे में बताता है, और पहले भाव को बताता है और लग्न को बताता है ये आत्मकारक। मतलब आपको लग्न से रिलेटेड, पहले भाव से रिलेटेड कुछ भी चीजें देखनी है तो सीधा आपको आत्मकारक पढ़ना है, और उस पर किस किस राशि की दृष्टि पड़ रही है, जैमिनी दृष्टि, उस पर आपको देखते हुए प्रिडिक्शन करना है। अब इसके बाद इट सिग्निफाई द साइकिक अपीयरेंस, इंटेलेक्ट, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्शन, वर्गो, और विगोर और वीकनेस, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड द इमिनेंट नेचर। मतलब आपके जो जो मनोवैज्ञानिक जो ढांचा आपका है शरीर का, आपके जो अपीयरेंस है, उन सब चीजों को दिखाता है, आपके बौद्धिक क्षमता को दिखाता है, आपका जो कलर कैसा है, आपका शरीर का ढांचा कैसा है आपका, आपके अंदर कितनी मतलब ओजस तेज वाले आप है नहीं है, आपकी वीकनेस कमजोरी क्या है आपकी, वो सब चीजों को दिखाएगा। इन सब चीजों के बारे में आप फर्स्ट हाउस से देखते हो या आत्मकारक से देखते हो। और दिस फीचर कैन explained from आत्मकारक, the general indication can be modified the by the other influence of आत्मकारक। मतलब आत्मकारक पे और जो अन्य ग्रहों की जो दृष्टि पड़ेगी, या अन्य ग्रहों, अन्य राशियों का जो प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे ग्रहों की दृष्टि कैसे पड़ेगी, तो जिस राशि में जो भी प्लेनेट बैठे होंगे ना, उसी राशि मतलब उस ग्रह का भी उसमें कारकत्व आ जाएगा। जैसे मान लो कि मेष राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो अब मेष राशि जो भी स्थिर राशि को देखेगा, तो वहां चंद्रमा का भी प्रभाव साथ में संलिप्त होगा उसमें। मतलब चंद्रमा भी इसमें साथ में उसका प्रभाव उसमें उसका दिखेगा। मतलब ऐसे आप केवल नहीं बोलोगे कि हाँ मेष राशि की दशा है, तो आप केवल मेष से रिलेटेड आप कार का तो बता रहे हो, वहां पे आपको चंद्रमा की क्वालिटी को भी इनकलकेट करके उसको जोड़ के आपको बताना होगा कि किसी का नेचर ऐसा है, या उस मेष राशि के दशा के दौरान आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। तो उसको ही हम अब यहाँ पे भी वैसे ही है सर कि थोड़ा रिपीट कर दीजिए इसको। अच्छा, जैसे सर थोड़ा आप, रिपीट कर दीजिए हाँ इसको। कोई बात नहीं। जैसे आपको किसी की दशा चल रही है, तो अगर मान लो कि मेष राशि की दशा चल रही है, तो
ग्रह का प्रभाव उसमें कब कैसे आएगा दूसरे राशि पे? वो तब आएगा जैसे जिस राशि के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है, तो यहाँ तो राशि की दृष्टि होती है, तो जो राशि जहां पे भी दृष्टि डाल रहा होगा, तो उस राशि में बैठा हुआ ग्रह भी उस ग्रह को प्रभाव करेगा। इसको मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो ऐसे समझो आप कि जैसे यहाँ पे देखो आप, ये जो राशि आपकी है यहाँ पे, जैसे मेष राशि यहाँ पे है, थर्ड हाउस में मेष राशि दिख रहा है आपको? जी सर। हाँ, अब क्या है, मेष राशि की जो दृष्टि होगी, वह वृष राशि को छोड़ के, मैं दृष्टि बताऊंगा आगे जब आप एक्सप्लेन करेंगे ना, तो उसमें बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल के लिए आप जानो कि जो चर राशि है, वो अपने आगे वाली जो स्थिर राशि है, तो ठीक जो आगे वाली होगी, जैसे यहाँ पे मेष राशि की बात कर रहा हूं मैं, तो मेष राशि ठीक आगे वाली कौन सी होगी? वृष राशि। इसको छोड़ के, मतलब इस पे दृष्टि नहीं देगा, हाँ सर। उसके अलावा जितनी स्थिर राशियों को सबको देखेगा वो। तब मुझे बताओ इसमें स्थिर राशि कौन कौन सी है? इस हाँ, कुंडली में। इसमें वृश्चिक राशि है, हम्म। और हाँ, वृश्चिक राशि और आपका कुंभ राशि। जी, बिल्कुल। अब मतलब ये हो गया कि अब क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपका कि जो मेष राशि होगी वो किसको देखेगी? इसी 3 राशि को देखेगी, क्यों? वृश्चिक जो राशि को देखेगा। हाँ, हुँ, हाँ, और सिंह सिंह राशि को भी देखेगा। बिल्कुल। मतलब ये क्या है कि बस इस राशि को नहीं देखेगा ये, बस। यही आपको ध्यान रखना है। जो चर राशि होंगी, वो अपने से ठीक अगली जो स्थिर राशि होती है उसको नहीं देखता है। उसके बाद जितनी तीनों स्थिर राशि होंगी उन सबको देखेगा ये। बस यही कॉन्सेप्ट है दृष्टि का। चर के लिए, स्थिर के लिए मैं अलग बताऊंगा बाद में। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि अब किसी, मान लो कि वृश्चिक राशि की दशा चल रही है, तो वृश्चिक राशि में देखो एक तो सैटर्न बैठा हुआ है, बैठा ना। अब यहाँ पे क्या है कि जब इस वृश्चिक राशि की दशा चलेगी, तो यहाँ पे चर राशि की दृष्टि इस पे पड़ रही है। वो यहाँ पे सैटर्न का सप्तम भाव की दृष्टि, सूर्य की सप्तम भाव की दृष्टि, या सैटर्न की दसम भाव की दृष्टि, तृतीय भाव, ये सब चीजों को नहीं ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेष राशि ने दृष्टि डाली है वृश्चिक राशि पे, ठीक है। बस यही रखना है कि ये सूर्य इस भाव को भी देख रहा है, सूर्य इस भाव को भी देख रहा है, मतलब सूर्य तीनों भाव को देख रहा है। क्लियर ये बात? जी सर। हाँ, सूर्य मतलब किसको? इसको भी देख रहा है सूर्य, इसको भी देख रहा है, और सूर्य तीनों भाव को देख रहा है सूर्य। बस किसको नहीं देख रहा है? तो ये वृष राशि वाले भाव को नहीं देख रहा है। अब जब आप प्रिडिक्शन करोगे वृश्चिक राशि के दौरान, जो 8वें भाव की दशा मैंने बताया कि वृश्चिक राशि की दशा चल रही है, तो वृश्चिक राशि क्या बताया था मैंने कि रोग वोग से रिलेटेड चीजें हो सकती है। अगर ज्ञाति कारक से संबंध आ जाए, तो उस व्यक्ति को उस दशा के दौरान, वृश्चिक राशि का जो बताया था मैंने ना, कि दशा में रोग रोग हो जाते हैं, बीमारी का संबंध रहता है इसमें। तो वो चीजें होंगी, और साथ में क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखो किसका संबंध आ रहा है, सन का। सन की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, देख रहे हो? सन की दृष्टि आ रही है, तो मतलब क्या होगा, इस राशि के दौरान जो रोग होगा, तो हो सकता है कि सूर्य से संबंधित जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसका भी सब हो सकता है। या उसके साथ जो रिलेशन, मान लो कि यहाँ पे अगर देखूं मैं, पुत्र कारक है ये, इस पर्टिकुलर कुंडली में सन पुत्र कारक है, तो मतलब क्या है कि पुत्र कारक की दृष्टि पड़ी है वृश्चिक राशि पे, तो उसके हिसाब से आप चीजों को देखोगे। तो ऐसे करके यहाँ पे रिलेशन हम देखते हैं। तो मतलब ये बोलने का मेरा था कि जिस राशि की दशा होगी, उस राशि में जो प्लैनेट बैठे होंगे उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि की दशा है, यहाँ पे मेष राशि देख रही है, तो सन का भी प्रभाव वृश्चिक राशि पे पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर। चलो, वेरी गुड। ओके, अब हम आते हैं आत्मकारक पे। अ, चलो,
आत्मकारक की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें क्या है कि आपको जो लग्न से रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में दिखाता है। ओके। अब अमात्य कारक की बात करते हैं। जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होगा उसको हम अमात्य कारक बोलेंगे। मतलब इस कुंडली में आपको पीछे वाली जो कुंडली थी, चलो कोई सा भी आपको समझ में तो आ गया है। तो सेकंड हाईएस्ट जो डिग्री वाला प्लैनेट होगा उसको हम जी। अमात्य कारक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी के प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको देखना है तो अमात्य कारक का संबंध जरूर रहेगा उसमें। और इसके अलावा जो हाउसेज जो रिप्रेजेंट करेगा, आप देखो वहां पे पहले जो मैंने बताया था 7 कारक हमारे हैं, तो 7 कारक उसी सीक्वेंस में, जैसे आत्म, अमात्य, भ्रातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक के हिसाब से उस सीक्वेंस में आपके सातों ग्रह के लिए, मतलब सातों कारक के लिए सातों भाव तो डिफाइन हो गए। लेकिन बाकी के जो 6 भाव बच रहे हैं वो भी तो किसी न किसी ग्रह के द्वारा कारकत्व को निभाएंगे। तो वो कारकत्व अब यहाँ पे देखो अलग अलग आ गए। जैसे 7 तक हम डिफाइन कर रहे थे, 7 के बाद जो 9 10 ये सब चीजें किसकी झोली में गई, वो गई है अमात्य कारक के। मतलब ये है कि अमात्य कारक से आपको प्रोफेशन के बारे में तो देखना ही है, साथ में 9th हाउस से रिलेटेड कुछ भी चीजें होंगी। तो 9th हाउस आपका मान लो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो गया आपका। उसके अलावा मान लो कि गुरु से रिलेटेड हो गया आपका, तीर्थ यात्रा से रिलेटेड हो गया, या जो आपके थर्ड बच्चे का होगा उससे रिलेटेड हो गया, सेकंड शादी से रिलेटेड, ये सब चीजों के बारे में जो भी चीजें देखनी है आपको, वो आपको अमात्य कारक से देखना है। ओके। सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, फैमिली वृद्धि से रिलेटेड हो गया आपका, तो उसको आप सेकंड हाउस से अमात्य कारक से देख लोगे। तो ये सारी चीजें होंगी। अब जो कारकत्व होता है, जैसे आप देखा हो प्रशासकीय ढांचा पता है ना ग्रह का आपको। जैसे जो सन को राजा के रूप में देखते हैं, चंद्रमा को रानी के रूप में देखते हैं, बुध को हम युवराज के रूप में देखते हैं, मंगल को सेनापति के रूप में देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इसको मिनिस्टर के रूप में देखते हैं हम। आत्मकारक को, अमात्य कारक को मिनिस्टर के रूप में देखते हैं। अच्छा, इफ द मिनिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शार्प, नॉलेजेबल पर्सन, देन ऑल द फीचर, वेदर इट बी wealth, education or profession of the individual will be managed very well, and the individual will placed at a very higher place, पोजीशन और स्टेटस। मतलब अगर किसी व्यक्ति का ना अमात्य कारक ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब स्ट्रांग कब होता है, तो जितनी ज्यादा राशियां उसको देखेंगी उतना ज्यादा वो राशि स्ट्रांग होता है। जो कारक होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितने ज्यादा प्लैनेट उसको देखेंगे उतना स्ट्रांग होगा। जैसे आप देखोगे पराशरी में कोई भी प्लैनेट कब स्ट्रांग माना जाता है, या कोई भी कारक, जैसे मान लो कि गुरु है, गुरु कब स्ट्रांग मानेंगे? जो केंद्र और त्रिकोण में हम्म। गुरु जब केंद्र और त्रिकोण में बैठेगा तब हाँ, या तो देखो उसको उत्तर स्ट्रांग राशि मानते में हैं। बैठा हो, या मित्र राशि में बैठा हो, उच्च का बैठा हो कर, ठीक है, या दिग्बली होकर बैठा हो, तो ऐसे कंडीशन में उच्च आप बोल राशि में। जी जी। जी। तो जी। वैसे कंडीशन में बोल सकते हो कि गुरु अच्छी कंडीशन। वैसे ही यहाँ पे भी है कि अमात्य कारक अगर ज्यादा ग्रह को दृष्टि दे रहे हैं तो वैसे स्ट्रांग हो जाता है ये। तो अगर किसी का अगर अमात्य कारक स्ट्रांग है तो उसको प्रोफेशन में अच्छे पोजीशन पे पहुंचा देगा, अच्छी ऊंचाई पे पहुंचा देगा। वो अच्छा मैनेजर भी होगा, चीजों को आराम से वो बहुत ढंग से मैनेज कर पाएगा किसी भी चीजों को। और इंडिविजुअल विल प्लेस एट अ वेरी हायर प्लेस और स्टेटस, ठीक है। अच्छा, अमात्य कारक ऑल्सो गवर्न द फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन, प्रोफेशन एंड रिलेटेड गेन्स। आपको मतलब किसी के पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को भी देखना है तो आपको अमात्य कारक से ही देखना पड़ेगा। किसी के जो फाइनेंशियल स्टेटस है, मतलब उसको अ, कितने धन दौलत है, क्या उसका स्टेटस है, वो सारी चीजों को हम अमात्य कारक से ही देखते हैं। किसी का एजुकेशन का देखना है तो उसको हम अमात्य कारक से ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिफ्थ हाउस को भी हम अमात्य कारक से देख रहे हैं। प्रोफेशन के लिए तो है ही अमात्य कारक। तो ये सारी चीजें, आपको किसी का गेन वेन है तो वो सब हम अमात्य कारक से देखेंगे। सेकंड हाउस और कुटुंब स्थान, जो सेकंड हाउस को हम कुटुंब स्थान के नाम से जी। जानते हैं, हाँ, वो हो गया। और गवर्न्स वेल्थ, जो धन संपत्ति हो गई, फूड हैबिट्स, आपके खाने की आदत कैसी है। कई अब देखोगे किसी के ना अग्नि तत्वीय राशि अगर सेकंड हाउस में बैठी होती है ना, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, गर्म खाना खाना पसंद करते हैं। तो वैसे ही आपको सेकंड हाउस आपके वेल्थ को दिखाता है, फूड हैबिट्स को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, आपके प्राइमरी एजुकेशन को दिखाएगा, आपके स्पीच को दिखाएगा। प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली होती है जो आपके घर के जो संस्कार होते हैं उसको डिपेंड, उसको ये बताता है ये। आपके स्पीच के बारे में बताएगा आपके, ठीक है। फैमिली बिजनेस क्या होगा, जैसे मान लो कि किसी का 10th हाउस का रिलेशन आता है सेकंड हाउस से, तो आप सीधा बोल सकते हो कि आपका कोई फैमिली रिलेशन, फैमिली बिजनेस है क्या, कोई ऐसा बिजनेस आप सोच रहे हो क्या कि फैमिली से रिलेटेड होगा। या कोई पूछने आता है कि मैं किस प्रकार का बिजनेस करूं,
अगर 10th हाउस का संबंध सेकंड हाउस से बना है तो आप बता सकते हो कि कुछ जो वैसा प्रोफेशन जो आपके फैमिली में कोई कर रहा हो या पहले किया हो, वो करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अमात्य कारक बता देगा। ओके, उसके बाद और अच्छा, द सिग्निफिकेशंस ऑफ फिफ्थ नाइन्थ एंड टेंथ हाउस कैन ऑल्सो बी एग्जामिन्ड। जो जो सिग्निफिकेशन पांचवें भाव का, नवे भाव का और 10वें भाव का जो सिग्निफिकेशन है वो सारे आपको अमात्य कारक से हमें देखना होगा। ठीक है। अच्छा, द सिग्निफिकेशन ऑफ फिफ्थ हाउस इज लर्निंग। जो आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें हैं वो फिफ्थ हाउस बताता है। प्रोजनी मतलब गर्भ से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बताएगा आपको, आपके नॉलेज को बताता है ये। और जो आपकी रॉयल्टी है वो सब चीजें होंगी, आपकी अथॉरिटी होगी, आपकी राइज एंड फॉल ऑफ पोजीशन। अच्छा देखो, फिफ्थ हाउस अगर किसी की दशा चल रही होती है ना फिफ्थ हाउस की, सिक्स्थ हाउस किस चीज का है? सिक्स्थ हाउस में सिक्स सोचो। रोग ऋण रिपू। हाँ, रोग ऋण रिपू का है। इवन सर्विस का, नौकरी का भी हाँ होता जी, है। रोग ऋण रिपू। जी बिल्कुल, रोग ऋण रिपू का भी होता है, साथ में नौकरी का भी होता है। जय नौकरी का जी। हाँ, तो अब नौकरी का होता है तो जी जी। केपी आपने पढ़ी है तो केपी में क्या है? 12 हाउस को रिप्रेजेंट करता है ये। सिक्स्थ से और 12 हो गया फिफ्थ। हाँ जी जी। तो मतलब क्या हो गया? नौकरी का 6 हो गया ना। ठीक है जी। हाँ, तो मतलब नौकरी नौकरी के का क्षय हो छूटने गया के लिए जी किसी सर। को देखना है तो फिफ्थ हाउस देखना है आपने। समझ रहे क्या बोल रहा हम्म, हूँ मैं? क्योंकि किसी का जैसे फिफ्थ हाउस की दशा चल रही तो आप जी बता सकते बिल्कुल हो कि हो बिल्कुल। सकता है कि इस दशा के दौरान आपकी नौकरी छूट जाए। ये अलग बात है कि फिर मिल भी जाएगी, परमानेंट नौकरी छूट छूट जाएगी। जाएगी। हाँ, हाँ छूट जाएगी, पक्का छूटेगी। और मतलब एक तरह से चेंज भी बोल सकते हैं उसको। लेकिन वो नौकरी जो अभी कर रहे हैं वो तो हाँ छूट ही जाएगी। और किसी जी। का परमानेंट रिटायरमेंट का देखना होता है तो हम किससे देखते हैं? 9th हाउस से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपको जो इससे जी। कवर करते हैं हम फिफ्थ हाउस से। तो जो भी सारी चीजें हैं जो फिफ्थ हाउस का कारकत्व रहती हैं वो सब हम इसको अमात्य कारक से देखेंगे। ओके, द सिग्निफिकेशन ऑफ नाइन्थ हाउस इज एजुकेशन, अथॉरिटीशिप एंड फॉर्च्यून। जो आपका भाग्य स्थान चूंकि नाइन्थ हाउस को बोलते हैं, तो अमात्य कारक उन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है जिसको कि नाइन्थ हाउस डिफाइन करता है। मतलब आपका जो हायर एजुकेशन होगा, आपका हायर एजुकेशन बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। जो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया आपका, या ग्रेजुएशन के बाद की जो सारी पढ़ाई होती है ना उसको हम हायर एजुकेशन से देखते हैं। इसका अथॉरिटीशिप हो गया, ये सारी चीजों को हम अमात्य कारक से देखेंगे। द सिग्निफिकेशन ऑफ टेंथ हाउस इज रॉयल्टी, पावर, ऑनर, राइज इन प्रोफेशन, अथॉरिटी एंड पिलग्रिमेज। ये सारी चीजों को हम अमात्य कारक से देखेंगे। तो मतलब आपको अब जब भी आपको टेंथ, फिफ्थ, नाइन्थ और सेकंड हाउस से रिलेटेड चीजों के बारे में देखना है तो आपको सीधा अमात्य कारक को पकड़ना है। अमात्य कारक पे किस किस अन्य कारक की दृष्टि आ रही है, इसमें हम राज्यों की भी बात करेंगे आगे कि राज्यों कैसे कैसे बनते हैं, कि किन दो कारक तत्वों को, जैसे वहां पे केंद्र और त्रिकोण को मिला के राजयोग बनता था पराशरी में, कि अगर पंचम और चतुर्थ पंचम में बन गया तो आपको राजयोग हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी हम देखते हैं राजयोग कैसे बनता है। तो राजयोग दो कारक तत्व कुछ पर्टिकुलर, जैसे ज्ञाति कारक के साथ अगर कोई कारक चला जाएगा मिलेगा तो उसमें राजयोग नहीं बनेगा। लेकिन आत्मा और अमात्य कारक कहीं बैठ जाए तो राजयोग बन जाता है। या शुक्र चंद्रमा कहीं पे दृष्टि दे रहे हैं, संबंध बना रहे हैं या कहीं रिलेशन बना रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है जेमिनी में। तो ये सारी चीजें होंगी आपकी। अब देखो आप, भ्रातृ कारक है आपका, ये आपका किस सीक्वेंस का हो गया? आपका थर्ड हाईएस्ट डिग्री का। मतलब तृतीय भाव से संबंधित जो भी कारकत्व आपके दिमाग में आते हैं, जी। चाहे जी हाँ जी, चाहे छोटी यात्राएं हो आपका, चाहे कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो आपका, या फिर छोटे भाई बहन हो आपको, वो सारी चीजों को हम थर्ड हाउस से देखते हैं। या इवन मान लो कि माता से रिलेटेड, माता की बीमारी या उससे रिलेटेड चीजों के बारे में देखता है तो उसको हम थर्ड हाउस से भी देखते हैं इसको। तो ये सारी चीजें वही हम भ्रातृ कारक से भी इसको हम देख सकते हैं। इट रिप्रेजेंट थर्ड, नाइन्थ एंड 11th हाउस। 11th हाउस आपका क्या है? आपका आपके गेन को दिखाता है। नाइन्थ हाउस आपके फादर को दिखाएगा आपको। थर्ड हाउस आपके जो पराक्रम है उन सभी चीजों को दिखाता है। ओके, अब फ्रॉम दिस वी कैन नो ऑल अबाउट फादर, ब्रदर्स, सिस्टर, प्रिपरेटर्स कैन बी एग्जामिन्ड। इन सारी चीजों का हमारा रिप्रेजेंट भ्रातृ कारक करता है। थर्ड हाउस गवर्न्स यंगर ब्रदर, सिस्टर, सर्वेंट, जर्नी, टैलेंट्स, एबिलिटी। अब ये देखो जो हॉबीज हमारी ना उसको भी थर्ड हाउस से देखते हैं हम। इसके बाद टेक्सचर हो गया, और वॉइस एंड डेथ ऑफ द पेरेंट्स। देखो यहाँ पे कवर कर रहे हैं डेथ ऑफ पेरेंट, क्यों? क्योंकि माता के हाउस से 12 हाउस है ये, इसलिए इसको डेथ ऑफ पेरेंट बता रहे हैं। इसके बाद आप देखो इसके अलावा नाइन्थ हाउस से अगर रिलेशन दोगे तो नाइन्थ हाउस से भी देखो तो कौन सा हाउस हो गया? वो सेवंथ हाउस हो गया, मारक स्थान जिसको बोलते हैं।
अब इस वजह से इसको डेथ ऑफ पेरेंट बता रहे हैं। ओके, नाइन्थ हाउस गवर्न्स फॉर्च्यून, रिलीजियन प्रिपरेटर्स, रिलीजन परसेप्टर्स, फादर, अथॉरिटीशिप, हायर एजुकेशन, फ्यूचर, चैरिटेबल डिड्स जो आपके मतलब कोई धार्मिक जो कार्य करते हैं उसको बताता है, और फॉरेन रेसिडेंस मतलब कोई अगर विदेश में जाके बसने उसने की इच्छा रखता है तो उसमें हम भ्रातृ कारक से रिलेटेड, भ्रातृ कारक से हम उस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 11th हाउस का जो कारकत्व है गेन का, जो प्राप्ति का, वो है बड़े जो आपके भाई बहन हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, दोस्तों को रिप्रेजेंट करेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा एक और भी चीजें होती है, जैसे पराशर में आप देखोगे अगर जिस भाव का संबंध 11th हाउस से बनता है ना वो चीजों को मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे मान लो कि थर्ड हाउस का संबंध 11th हाउस से बन गया तो आप बोल सकते हो कि आपके कई सारे भाई बहन होंगे। या मान लो कि पुत्र भाव का संबंध बन गया 11th हाउस से, तो ऐसे लोग ना, या 9th हाउस का संबंध 11th हाउस से बन गया तो ऐसे लोग ना मल्टीपल विद्याएं मतलब मल्टीपल एजुकेशन होंगे, कई सारे पढ़ाई करेंगे ऐसे जातक, कई सारे विद्याएं होंगी। या पुत्र के मामले में भी कई सारे पुत्रों का योग होता है उसमें। तो 11th हाउस चीजों को मल्टीप्लाई कर देता है। तो वो सब चीजों को हम भ्रातृ कारक से देखेंगे। ओके, अब इफ द भ्रातृ कारक इज वेल प्लेस्ड इन हॉरोस्कोप देन द रिजल्ट ऑफ द एबव स्टेट भाव विल बी गुड, and if Bhrati Karak is ill placed and then there will be problem of above mentioned signification। मतलब जो भी भ्रातृ कारक अगर किसी की कुंडली में अच्छी जगह से अच्छे तरीके से प्लेस्ड है तो ये सारी जितने कारकत्व हमने चर्चा करी है उन सब चीजों के बारे में ये अच्छे रिजल्ट देगा। और नहीं तो आपको इससे रिलेटेड जो भी कारकत्व आप देखते हो थर्ड हाउस से रिलेटेड या 9th हाउस से रिलेटेड या 11th हाउस से रिलेटेड, तो उसमें आपको प्रॉब्लम देता है। ओके, अब इसके बाद एक और कारकत्व हम लोग कर लेते हैं इसको। हमारा मातृकारक हो गया आपको। तो मातृकारक क्या करता है? मातृकारक सारे उन वो सारे कारकत्व जो कि आपके फोर्थ हाउस से रिलेटेड है। अब डिग्री में अगर बात करें तो फोर्थ हाईएस्ट डिग्री होगी, मतलब ऊपर से अगर नीचे क्रम में घटते क्रम में आएंगे हम तो सबसे जो फोर्थ जो सीक्वेंस आएगा सीक्वेंस में डिग्री के वाइज वो आपका मातृकारक होगा। तो मातृकारक आपका जैसे नाम से ही पता चलता है कि मातृ से रिलेटेड है, मतलब फोर्थ हाउस से रिलेटेड है। इसके अलावा वेलफेयर ऑफ मदर एंड ऑल अबाउट मदर एंड कैन बी सीन फ्रॉम दिस हाउस, मतलब दिस कारक। अदर सिग्निफिकेशन ऑफ फोर्थ हाउस लाइक कंफर्ट हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया आपका, ज्वेलरी होगी, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, कन्वेंस कन्वीनियंस जो होता है आपका, और हैप्पीनेस, ये सब सुख स्थान चूंकि बोलते हैं फोर्थ हाउस को हम, इसीलिए उन सब चीजों को ये मातृकारक रिप्रेजेंट करेगा। इफ मातृकारक इज वेल प्लेस्ड देन कंफर्ट ड्राइव फ्रॉम दिस रिजल्ट सिग्निफिकेशन विल बी गुड। अगर मातृकारक आपका अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, अच्छी तरह से प्लेस्ड है, दाराकारक से कहीं संबंध नहीं बन रहा है, तो आपके जो भी कंफर्ट है उन सब चीजों से रिलेटेड चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। इफ इट इज अफ्लिक्टेड देन द सिग्निफिकेशन ऑफ कारक विल बी सफर्ड। वैसे ही हर एक ये लाइन आपको हर एक कारक के लिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर मातृ कारक आपका या जो भी कारक इल्ड प्लेस्ड है मतलब खराब स्थान पे है, या कहीं ना कहीं दारा इसको ज्ञाति कारक से संबंध बना रहा है, तो आप बता सकते हो कि चीजों में प्रॉब्लम आपको रहेगी उस कारक से संबंधित। इफ मातृ कारक इज इन द राहु केतु एक्सिस और हिम्ड बिटवीन मेलिफिक प्लैनेट, हिम मतलब होता है कि कहते हैं ना कि दो ग्रहों के बीच में बैठ जाना, दो ग्रह के बीच में एक तरफ मान लो कि राहु हो गया और दूसरी तरफ सैटर्न हो गया, तो वैसे अगर बैठ जाता है कोई तो वो आपको कारकत्व पीड़ित हो जाता है। इसके बाद मेल्फिक प्लैनेट हो गया, मतलब दो प्लैनेट मेल्फिक प्लैनेट के बीच में बैठ गया तो वो कारक तो आपके पीड़ित माने जाएंगे। उसके अलावा आपको हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ ऑफ मदर विल बी सफर, मतलब आप चूंकि जो कारक पीड़ित हो जाएगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब चूंकि मातृकारक की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और मातृकारक आपको दो खराब मेल्फिक प्लैनेट के बीच में फंस गया है अगर, तो आप उसको बोल सकते हो कि मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, मदर के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी उस दशा के दौरान। और सफेद दशा राशि दशा कंटेन मातृकारक, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मातृकारक की दशा चल रही है किसी की, तो उस दशा के दौरान आपको प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन सकता है। और द अदर इफेक्ट इंडिकेटेड बाय द फोर्थ हाउस, बट देयर शुड बी राजयोग फॉर्म टू बी एक्सीलेंट इफेक्ट। अगर इस दशा के दौरान ये सब चीजें तभी मिलेंगी जब आपको राजयोग इस मातृकारक के साथ बन रहा होगा, तो आपको मातृकारक की जो राशि की दशा होगी आपकी
जहाँ पे मतलब मातृकारक बैठा होगा, उसका जो राशि का जो स्वामी है वो बैठा होगा, तो आपको उस दशा के दौरान आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। एट द सेम टाइम द रिलेशन इंडिकेटेड बाय द कारका मे सफर ड्यू टू इल हेल्थ और इवन डेथ ऑफ हिज अकर्स ड्यू टू द अफेक्शन ऑफ कारका। अब अफ्लिक्शन अगर किसी का हो, मतलब किसी ग्रह से पीड़ित हो या किसी मान लो कि दशा राशि से मातृकारक 8th हाउस में चला जाए, 6th हाउस में चला जाए, तो उस दशा के दौरान माता से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब कैसे 8th में जाएगा, मान लो कि वैसे राशि की दशा चल रही है जिससे आपका मातृकारक 8th में चला गया, तो आप बता सकते हो कि इस दौरान आपके माता की तबीयत खराब रहने की संभावना है या लंबी बीमारी की संभावना बनती है। तो ये सारी चीजें हमें मातृकारक से रिलेटेड है आपके। तो आज हम लोग यहाँ पे, आप अब इसमें कुछ अगर पूछना चाहते हैं जो हमारा आज का हो गया है, जो चीज़ आज हमने देखी हैं, अब देखो एक बार मैं दिखाता हूँ शुरू से क्या क्या चीज़ें हमने कर लिया है। एक तो सबसे पहले शुरू जो हमने करा है आज, कि जितनी सारी राशियां थी 12 राशि को हमने फिगर के हिसाब से देखा, प्लस जो 12 राशि की क्वालिटी होती है, हाँ वो सब चीज़ों को देखा हमने। उसके बाद जो स्थिर कारक है उनकी बात की, क्योंकि यहाँ पे जब भी प्रिडिक्शन हो गया तो चर कारक और स्थिर कारक दोनों को मिला के आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, उसी के आधार पे प्रिडिक्शन करना होगा। तो हमने चर कारक स्थिर कारक की बात की कि जुपिटर हो गया तो आपको दादा और से रिलेटेड होगी, सैटर्न हो गया तो आपको सन से रिलेटेड, और मरकरी हो गया तो आपकी जितनी बुआ और सिस्टर या जो भी जो है उनको रिलेट करेगा ये। इसके अलावा जब हमने बात की थी कारक के बारे में, तो कारक में स्थिर कारक चर कारक दोनों को देख के करना है, और उसका रिलेशन के आधार पे ही हम प्रिडिक्शन करेंगे। अब इसके बाद हमने इंडिविजुअली जो देखा है कि आत्मकारक का संबंध किन किन हाउसेस से है और आत्मकारक किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सारे रिलेशन या वो सारी चीजें, वो सारे सिग्निफिकेशन जो कि फर्स्ट हाउस से आप उम्मीद करते हो या फर्स्ट हाउस से देखते हो आप, वो सारी चीजें आपको आत्मकारक से देखनी है। इसके बाद अगर बात करूं मैं, तो अमात्य कारक आपका हो गया, तो अमात्य कारक को प्रोफेशन से रिलेटेड जो सारी चीजें होती हैं उसके बारे में बताता है, प्लस सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस और 10th हाउस, इन चारों भाव से संबंधित कोई भी आपको इवेंट देखना है तो आपको अमात्य कारक को ही देखना पड़ेगा। अब इसमें देखो, आप गौर करना कि जैसे कई सारे आपके कारक वैसे ऐसे भी होंगे जो कि मान लो कि अमात्य कारक से सेकंड हाउस दिखा रहा होगा, जैसे फिफ्थ हाउस आपका हो गया, फिफ्थ हाउस अमात्य कारक फिफ्थ हाउस को भी दिखा रहा है और पुत्र कारक भी फिफ्थ हाउस को दिखा रहा है। तो मतलब ये होगा कि आपको वैसी कंडीशन, जब आप पढ़ाई की बात करोगे या संतान की बात करोगे, तो आपको अमात्य कारक की भी पोजीशन एक बार देख लेनी होगी, और जो पुत्र कारक है उसकी भी पोजीशन आपको देख लेनी होगी। तो ऐसे करके आपको कई सारे मिलेंगे ऐसे कारक जो कि एक भाव के लिए, एक सिग्निफिकेशन के लिए दो दो कारक अलग अलग डिफाइन किए गए हैं इसमें। तो वो सारी चीज़ आपको मिलेंगी इसमें कहीं 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 पे। उसके अलावा ऐसे ही अपने मैंने भ्रातृ कारक के बारे में बताया कि भ्रातृ कारक उन सारी चीज़ों को बताता है जो कि थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, या इवन जो 9th हाउस हो गया आपका, फादर के बारे में देखना तो उसको भी हम भ्रातृ कारक से ही देखते हैं। 11th हाउस से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होंगी उसको हम उससे देखते हैं। साथ में 11th हाउस को मैंने बताया कि 11th हाउस का संबंध जिससे भी होता है उससे रिलेटेड चीज़ों पे मल्टीपल इफेक्ट पड़ता है। जैसे पुत्र का है तो आपको पुत्र ज़्यादा होंगे, पढ़ाई वाले भाव से 11th हाउस का संबंध बनता है तो पढ़ाई, मल्टीपल पढ़ाई करता है ऐसा जातक। उसके अलावा आप देखो, जो थर्ड हाउस के बाद जो हमने मातृकारक के बारे में बात की हमने, कि मातृकारक फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है और फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों को बताता है। अब एक चीज़ जो मैंने सबके लिए कॉमन बताई है वो यह बताया है कि कोई भी कारक अगर पीड़ित है तो पीड़ित कैसे होगा, या तो उस राशि दशा से मातृकारक, जैसे मान के चलो कि मैंने ये कुंडली बना दी, अब किसी की जो दशा चल रही है, मान लो कि कर्क राशि की दशा है, कर्क राशि की दशा, यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा तो चलो वैसे ही नेचुरल कारक है, यहाँ पे मान लो कि मैं बिठा देता हूँ, शुक्र को बिठाता हूँ, और शुक्र इस पर्टिकुलर कुंडली में मान लो कि मातृकारक है। तो अब देखो राशि किसकी चल रही है, राशि दशा, मान लो कि कर्क राशि की दशा चल रही है, तो कर्क राशि से देखो यहाँ पे 8th हाउस में कौन चला गया, यहाँ पे मान लो मातृकारक एम के है। एम के इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए लेके चलता हूँ कि शुक्र यहाँ पे मातृकारक है। तो आप देखो फोर्थ जो आपका दशा है, इसको मैंने, हो सकता है कि मेष राशि का इसका लग्न होगा इस जातक का, लेकिन चूंकि दशा कर्क की है तो हमने कर्क को लग्न में ले लिया। अब
कर्क लग्न से आप देखोगे कि कौन सा कारक किस भाव में बैठा है। जेमिनी का बेसिक सूत्र यही है कि आपको दशा को लग्न बना लेना है और उस लग्न के आधार पे देखना है कि कौन से कारक किस हाउस में गए हैं। तो यहाँ पे देखो, पुत्र कारक एग्जाम्पल के तौर पे हमने शुक्र को यहाँ पे लिया है, तो इस राशि दशा में मातृकारक अष्टम भाव में बैठ गया है। तो मतलब ये आप प्रिडिक्शन, मतलब विद इन सेकंड आप कर दोगे कि आपको माता से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। हो सकता है कि आपकी माता जी बीमार रहें या कोई बड़ा रोग हो सकता है। ये सारी चीजें आप इतना आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। और ये आप कहीं भी आप लगा के देखना कि आपकी किसकी दशा चल रही है और उसके हिसाब से क्या क्या इवेंट आपकी मिल रहा है, तो बहुत एक्यूरेटली मिल जाते हैं इसमें। तो इन सब चीजों को, और ये कारक जैसे मातृ कारक के लिए मैंने बताया, ये सब कारक के लिए आपको फॉलो करना है। उसके अलावा जिस भी कारक पे जितनी ज्यादा दृष्टियां होंगी, जैमिनी दृष्टि, मैं पराशरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जैमिनी दृष्टि जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा उसका इफेक्ट रहेगा आपके प्रभाव, आपकी कुंडली में, आपके विचारों में, और आपके उस दशा के दौरान जो रिजल्ट आपको मिलेंगे उस सभी प्लैनेट, सभी राशियों की जो दृष्टि होगी और उस राशि में जो ग्रह बैठे होंगे उसके प्रभाव के साथ सम्मिलित रूप से मिलेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, और बाकी फिर आपका पुत्र कारक और ज्ञाति कारक, दारा कारक बचेगा, वो सब करेंगे। फिर अब देखता हूँ अगली क्लास में हो सकता है अगर दशा निकालने का होगा तो हम लोग दशा के बारे में चर्चा कर लेंगे कैसे निकालते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को रिवाइज भी एक बार हम लोग कर लिए। कुछ अगर और कुछ आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, कहीं आपने आप नहीं समझ पाए हैं, तो वो पूछ लें आप। कंफ्यूजन स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ मैं। जी बताएं। जी सर। हाँ, अभी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है सर। हाँ जी, आ रही है, आ रही है। अब आ रही है सर। आ जी रही जी है, आ रही है। जी। जी तो जो सर ये थोड़ा सा जो क्या है कि पूछना चाह रहा हूँ हाँ कि स्थिर कारक के साथ हमने चर कारक को मिला करके प्रिडिक्शन करना है। जी जी जी, मतलब आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे मान लो कि आपने किसी प्लैनेट की दशा, यहाँ राशि की दशा चल रही है, तो जिस राशि की दशा चल रही है उस राशि से आपने देख लिया कि कारक किस भाव में बैठा हुआ है। अब मान लो कि किसी ने पूछा आपके पिता के बारे में, ठीक है, तो पिता के लिए हमने यहाँ पे कौन सा कारक यूज किया है जेमिनी में, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। जन्म पिता के लिए, जी पिता के लिए हम पितृ कारक से देखेंगे। नहीं, पिता के लिए यहाँ पे भ्रातृ कारक यूज किया था हमने। थर्ड हाउस वाला जो अच्छा भ्रातृ अच्छा, कारक था, हाँ उसी के थ्री लिए। नाइन में देगा। हाँ, तो अब एक हाँ बार रिवाइज करोगे तो आपको पता चल थ्री जाएगा। नाइन में देगा। हाँ, तो भ्रातृ कारक से आप देखोगे तो भ्रातृ कारक को देखोगे, प्लस आपको पिता के बारे में कोई पूछ रहा है तो आप साथ में सूर्य को भी देख लोगे। वैसे ही आपको अगर माता के बारे में कोई पूछता है तो इस पर्टिकुलर किसी कुंडली में हो सकता है कि जो जुपिटर होगा वो चौथे नंबर पे हाईएस्ट डिग्री का होगा, तो वो मातृ कारक होगा जुपिटर उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए। तो माता के बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपको जी जुपिटर जी। को देखना है, और प्लस चंद्रमा को भी एक बार देख लेना है कि क्या चंद्रमा से भी कोई रिलेशन खराब आ रहा है क्या, या चंद्रमा भी पीड़ित है क्या उस कुंडली में। तो उसके आधार पर आपको प्रोडिक्शन करना है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको चर कारक और स्थिर कारक दोनों चीजों को ध्यान में रख के आपको प्रोडिक्शन देना है, या प्रोडिक्शन देने के टाइम भी दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। और बताए कोई क्वेश्चन हो तो। धन्यवाद। ओके सर। ठीक है, नहीं सर, बस यही पूछना है। चलिए ठीक है, अब इसको रिवाइज बाकी कीजिए समझ फिर में आ उसके बाद। जी गया, बिल्कुल बाकी बिल्कुल। समझ में आ हाँ, गया। इसीलिए आज मैं कोशिश किया कि थोड़ा सा स्लो स्लो बोल के चलूँ मैं चीज़ों को, ताकि रहे। और बाकी हाँ आप, नहीं नहीं ठीक है, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया था ना। जी बिल्कुल, नहीं सिर्फ ध्यान जी रखना होगा सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि अब इसको मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज जी दूंगा, और सर, जी बाकी सर। जो आपके पीडीएफ होंगे वो देखता हूँ मैं हिंदी में कन्वर्ट करके इसको मैं आपको भेज दूंगा ना। हालांकि मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जी सर। जितना गौर से आराम ओके से सर। सीखा है और चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ बता भी रहे हो आप, तो चीज़ें कम से कम ठीक ही समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल चल बिल्कुल। चलिए ठीक है फिर। जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ। चलिए, ओके, राधे 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 चलिए, राधे राधे। राधे।